राज्य की सरकार उसकी मदद ना कर सके, केंद्र की सरकार उसकी मदद ना कर सके, तब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसे पहचान जाना कि एटॉमिक साइन और यूएन का साइन यानी कि IA। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है जीवन को सुख शांति और आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आनंददायक और सुख शांति जैसे शब्द केवल सुनने में अच्छे लगते हैं, पर हकीकत में हम उनसे कितना रूबरू हैं ये तो हम ही जानते हैं। ठीक है, हमसे मेरा मतलब कि मैं, आप और हम सब की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि हम लोग क्या हैं, समाज के एक अंग हैं, और ऐसे में समाज में आजकल के माहौल को देखते हुए हम अपने जीवन को कितना सुखदायक और कितना आनंददायक व्यतीत कर रहे हैं ये तो बस एक नाम के लिए ही रह गया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है, हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होना है। हमें अपने दोस्तों, अपने परिवार या फिर कई बार इंसान अपने आप से भी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें खड़ा कर लेता है या ऐसी उलझनें पैदा कर लेता है जिनसे वो अपने लंबे समय के जो टारगेट है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ होता दिखाई देता है। तो मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट्स कि सबको परे छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपने लाइफ को आगे लेकर के चलो। ठीक है, मैं हूं पवन पाल, आपको पता ही है, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 5 के 2, 3, 4 ऐसे टॉपिक जो कि आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो किस तरीके से करेंगे ये ऐसा है, आप लोगों को एक एक नंबर में या दो दो नंबर पे इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे। सवाल क्या रहेंगे वो तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन दे दूंगा। अगर एग्जाम में इनके बारे में थोड़ा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप इसको आराम से इजीली तरीके से टैकल कर सके, यानी कि फेस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत में मैंने अभी जो बात करी वो केवल इस बारे में बात करी कि आप लोगों को जीवन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लाइफ में मुसीबतें तो आती रहती हैं, संघर्षों का सामना करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में संघर्ष आएंगी, परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी। ठीक है, और बात करें कि ये परेशानियां, बाधाएं, ये संघर्ष आते क्यों हैं, तो ये बाधाएं, ये संघर्ष केवल और केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमें जांचने और परखने के लिए आते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल करूं, जैसे कि ये बताओ जीवन क्या है। ठीक है, इस तरीके से अब ये जीवन क्या है, ये जो सवाल होते हैं ना, इनका जवाब तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत भी नहीं दे पाए, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। फिलहाल अगर मुझसे आप लोग पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगा कि जीवन जो है वॉशिंग मशीन की तरह है। उसमें आप लोग जितना आगे और पीछे राउंड 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 घूमोगे उतना ही ज़्यादा आप निखर के आओगे। जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े को पूरी तरीके से निचोड़ देती है ना, उसी तरीके से जीवन भी आपको पूरी तरीके से निचोड़ देती है। और जो इंसान जितना ज़्यादा निचोड़ा जाएगा उतना ज़्यादा उसकी चमक अच्छी होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो। आने वाले 1-2 महीने बाद ही आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर जुट जाओ। दोस्त क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कहते हैं, किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों का काम है बातें बनाना, आपका काम नहीं है। आपका काम तो केवल इतिहास बनाना है और उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपने आप को क्या करना है, निखारना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने रखा है यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो कि हम पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ओके, सेकंड नंबर पे है IAEA। ठीक है, मैं बात करूंगा IAEA की भी। और थर्ड नंबर पे मैंने रखा हुआ है ह्यूमन राइट वॉच का। और फोर्थ नंबर पे अभी कुछ नहीं है, बट अगर देखूंगा वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी तो मैं फोर्थ नंबर पे आप लोगों को आज WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा।
ठीक है। तो चलिए, आज मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज करा है। पहले मैं लाइन खींच करके लाता था, अगर 2-3 टॉपिक लाना हो तो। आज मैं ऐसे ही ले आया हूँ, कोई बात नहीं, इजीली हम करने की कोशिश करेंगे और आसानी से इसको टैकल कर लेंगे। चलो, सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में मानव अधिकारों के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? मानव अधिकारों के लिए काम करता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता है। इसका उद्देश्य सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसकी स्थापना वगैरह हम जानते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों, क्या कहता है ये? कि मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव को समाप्त करने या उनसे बचने के लिए लड़ना बताती है। ये संस्था क्या करती है? ये संस्था मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए क्या करती है? मानव अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है। यदि संसार के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी स्थान पर, किसी भी कोने में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका मानवीय अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, क्या कहा मैंने? कि कहीं पर भी कोई भी एक व्यक्ति जिसके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब ऐसे में यदि वहां के स्थानीय जो संस्था है वो उसकी मदद ना कर सके, राज्य की सरकार उसकी मदद ना कर सके, केंद्र की सरकार उसकी मदद ना कर सके, तब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी संस्था है जो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार है और वो बताती है, समझाती है कि कैसे आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी करनी है, अपने खुद के शोषण होने से बचना है। ठीक है। और इस तरीके की संस्था क्या काम करती है? पूरे विश्व के अंदर यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो, उसके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो ये क्या करती है? ये उस पर शोध करती है, रिसर्च करती है कि किस हद तक या किस तरीके से उसके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और उस पर एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट को क्या करती है? पूरी दुनिया के सामने लाकर पटक देती है। ओके, तो इस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। इन शॉर्ट समझाऊं, थोड़ा शब्द इधर उधर हो गए तो इसलिए छोटे से समझो। पूरी दुनिया में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है या फिर उसके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेंसी काम कर रही है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये क्या करती है? ये उस समस्या पर एक रिसर्च कार्य करती है, एक शोध करती है और उससे एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को पूरे विश्व के सामने ला करके पटक देती है, ला करके रख देती है। और इससे क्या होता है? इससे पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि कहां कहां पर सरकारों के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी दूसरे की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और उससे कैसे बचना है और कैसे उसका सामना करना है, कैसे उससे उस गलत कार्य से लड़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी संस्था है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था, मैं आपको बता दूं, 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ठीक है। अब क्यों हुआ था इसका मैं आपको, अब क्यों हुआ था इसको मैं आपको एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं आपको बी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई। अब ये किताबें जो थी वो मैगजीन्स वगैरह थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मैगजीन्स के राइटर्स जो होते हैं, हो सकता है उनकी अपनी खुद की बुद्धि की उपज हो और उन्होंने ऐसी बातें लिख दी हों। फिलहाल वो मेरे को नज़र आई, मुझे सही लगी, तो मैं वो आप लोगों के सामने साझा करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि 1962 के आसपास क्या हुआ था कि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार के दौरान बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया
और उन लोगों को क्या क्या किया गया कि उन्हें एक क्यूबा नामक जगह पर ग्वांतानामो वे एक जेल है, क्या ग्वांतानामो वे एक जेल है, वहां पर उन्हें कैद कर लिया गया था, वहां उन्हें बंदी बनाया गया। और वो इतनी टफ जेल है या कह लो इतनी कठोर सख्त जेल है कि वहां पर उन कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। तब ऐसे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन कैदियों के साथ होने वाले अन्याय पर आवाज उठाई, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और पूरी दुनिया के सामने लेकर के आया। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। और ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है ये, ठीक है, गैर सरकारी संगठन इसको बोला जाता है। तो वो ये है 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आप लोग इस पर पूरी तरीके से विश्वास मत करना, एग्जाम में तो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं लिखना। आप क्या करना कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मेरी इस बात पर रिसर्च करना, ओके, क्या करना, मेरी इस बात को खोजने की कोशिश करना कि जो मैंने बात बताई क्या वो सच है, हकीकत है या नहीं, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको सच बता दे रहा हूं कि मेरा आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोई मकसद नहीं है। मैं एज अ टीचर बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि देखिए एजुकेशन कैसे ली जाती है। मैं आपका यहां पर केवल और केवल गाइड हूं, आपका सपोर्ट हूं। आप मुझे एक बड़े भाई की तरह देख सकते हो, एक टीचर की तरह से देख सकते हो, एक एक्सपीरियंस फ्रेंड की तरह देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारी हकीकत वन बाय वन करके बता देता हूं कि देखो कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और चूंकि मेरा ये मानना है कि एक जो शिक्षक होता है ना, उसके शब्द जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब ये खतरनाक कैसे कि अगर मेरे द्वारा बोले गए किसी भी शब्द से आपको फ्यूचर में कोई भी नुकसान हो गया ना, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको हर एक बात का प्रूफ देता हूं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। अगर ऑथेंटिक नहीं होगा तो मैं डिस्क्लेमर जरूर लगा देता हूं कि भैया ध्यान से देखना इस चीज को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना कि अगर मैं इस चीज को कहीं पे बोलूंगा या कहीं लिखूंगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ओके। तो मैंने आपको ये बता दिया। देखो मैंने तो बोला क्योंकि मैंने कुछ ऐसी मैगजीन्स पढ़ी थी या कुछ ऐसे आर्टिकल पढ़े थे जो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक थे, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी कि 1962 में जो है किस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल के को बनाने का विचार जो है इन एनजीओ के संस्थापकों के दिमाग में कब आया और कैसे आया, ये सब मैंने बातें आपको बता दी। आप बाकी आप समझदार हो, ठीक है, चीजों को देखना अच्छे से। बात करते हैं आपकी बुक की बात अगर मैं करूं तो आपकी बुक में जितना है उतना तो मैं आपको बता ही दूंगा। आपकी बुक में इतना ही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार का मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई संस्था है और इसका निर्माण 1962 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था, ओके। तो एक चीज हमें ये भी मिली कि ये लंदन में है और इसका मुख्यालय भी जो है वो लंदन में ही है, ओके। तो हमें इसकी स्थापना पता चल गई, हमें इसका मुख्यालय पता चल गया, हमें एमनेस्टी नेशनल का उद्देश्य पता चल गया। अब हमें इसके बारे में और क्या जानना है? अब हमें इसके बारे में कार्यों के बारे में जानना है। तो कार्य मैंने आपको बता ही दिए, पूरे विश्व के अंदर किस तरीके से ये चीजों को उठाती है और उस पर रिपोर्ट बना करके फैला देती है। एक बात और बता दूं कि पूरी दुनिया के बहुत सारी सरकारें एमनेस्टी इंटरनेशनल से जलती है या यूं कहो कि चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर किसी भी मनुष्य के साथ अगर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो या यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार हो तो ये क्या करती है? ये उस सरकार को आईना दिखा देती है फटाक से। और इसी वजह से बहुत से देशों की सरकारें एमनेस्टी इंटरनेशनल से चिढ़ती हैं, जलती हैं, ओके। बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? IAEA। अब ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। आई से होता है इंटरनेशनल, ठीक है, ए से होता है एटॉमिक, ई से होता है एनर्जी और ए से होता है एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा जी, अब ये संस्था क्या काम करती है? तो ये संस्था पूरे विश्व के अंदर जो भी परमाणु शक्तियां हैं, यानी कि परमाणु ऊर्जा है, पावर्स हैं, उनका प्रयोग किसी भी तरीके से सैनिक कार्यों में ना हो, इसका ये ध्यान रखती है। क्या समझे? हम इसके उद्देश्यों को पढ़ करके और अच्छे से समझते हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। क्या करता है? आइए कि पूरी दुनिया में जो है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग सैन्य कार्यों में करने से रोकता है और परमाणु का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए या सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करता है। जैसे कि अभी ये लाइट जल रही है, अब इस लाइट को हम आजकल क्या है, नए टेक्निक की सहायता से, यानी कि परमाणु ऊर्जा की सहायता से भी निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को करने में ज़्यादा अच्छा है बनस्पत कि हम लोग इसको सैन्य कार्य में उपयोग करें, लाइक एटम बॉम्ब। ओके, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एटम बॉम्ब का निर्माण नहीं करना है, हम लोगों को परमाणु का ऐसे इस्तेमाल करना है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, इस वक्त लाइट में कुछ इशू है, मैं देखता हूं क्या हुआ। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, शायद हो सकता है कि लाइट को भी हमारी बात अच्छी ना लगी हो। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे IAEA के उद्देश्यों की, जिसमें हमने बात करी कि भैया परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नए टेक्निक आ चुके हैं जो है इस वक्त, और उस टेक्निक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बिजली वगैरह बनाने में करते हैं। आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, NTPC, जाके फुल फॉर्म सर्च करना, सारी चीज़ें अपने आप निकल करके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो अब IAEA की स्थापना कब की गई ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो IAEA की स्थापना की गई थी 1957 में। आप लोगों को दिख रहा है क्या? 1957 में की गई। अच्छा जी, तो इसकी स्थापना क्यों की गई? IAEA की स्थापना क्यों की गई? तो इसकी स्थापना की गई, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका नाम था आइजनहावर। क्या नाम था? अमेरिका के एक राष्ट्रपति जिनका नाम था आइजनहावर। उनका एक सोच थी, उनकी एक समझ थी कि भैया शांति के लिए परमाणु, उनका एक स्लोगन था एटम्स फॉर पीस। और उसी एटम्स फॉर पीस वाली बात पर क्या हुआ कि IAEA का निर्माण किया गया, ठीक है, ताकि एटम्स का प्रयोग पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए हम लोग कर सकें। अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या पता चल गया? यहाँ पर हमें इसकी स्थापना का वर्ष पता चल गया, दिनांक पता चल गया, ठीक है, और हमें साथ के साथ क्या पता चल गया? IAEA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में भी पता चल गया, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी होती है। उद्देश्य हमें पता चल गया कि शांति के लिए करना है, सैनिक कार्यों में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर एक चीज और पता करनी है हम लोगों को, वो क्या पता करनी है कि भैया IAEA जो है क्या रह गया इसका? हाँ जी, इसका मुख्यालय रह गया है, ठीक है, क्या रह गया है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो IAEA का मुख्यालय जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मुख्यालय है आपका ऑस्ट्रिया देश में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया देश में। ओके, ऑस्ट्रिया देश में एक जगह पड़ती है वियना। कहाँ? वियना में। कहाँ पर पड़ता है? वियना में। तो IAEA का जो है मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? आपका वियना में पड़ेगा, जो कि ऑस्ट्रिया देश में है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर वियना नामक एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब हमारा IAEA कंप्लीट होता है। ओके, बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर पे है ह्यूमन राइट वॉच। थर्ड नंबर की जो एजेंसी है वो क्या है?
ह्यूमन राइट वॉच, और इसके नाम से ही इसके उद्देश्य की झलक मिलती है। फिलहाल एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में इसके दो जो है उद्देश्यों के बारे में बताना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि ह्यूमन राइट वॉच का पहला उद्देश्य ये है कि मानव अधिकारों की सिफारिश करना और विश्व के सभी देशों में मानवीय अधिकारों को लागू करना। क्या बताना है? कि मानवीय अधिकारों की सिफारिश करना और विश्व के सभी देशों में मानवीय अधिकारों को लागू करना। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वो लाइन क्या कहती है कि एक न्याय की आवाज बनना। क्या? एक न्याय की आवाज बनना। पूरे विश्व के अंदर क्या करना? मानवीय अधिकारों को लागू करने की सिफारिश करने का काम जो किसका है? वो ह्यूमन राइट वॉच का है। क्या ये सरकारी संस्था है? नहीं, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। यहाँ पर जितनी भी मैं एजेंसियां लेकर आया हूँ, ये सारी की सारी जो हैं कैसी हैं? ये प्राइवेट संस्थान है, यानी कि एक हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या है? ये एनजीओ टाइप की चीजें हैं। हाँ, इसमें से IAEA का जो कनेक्शन है वो यूएन के साथ है। ये वैसे तो गैर सरकारी संगठन की तरह काम करती है, मगर IAEA जो है वो अपनी रिपोर्ट यूएन के सुरक्षा परिषद को देती है। सुरक्षा परिषद को ये सौंपती है अपने रिपोर्ट्स बना करके। एमनेस्टी इंटरनेशनल से तो पता ही है, गवर्नमेंट वैसी चिढ़ती है। ह्यूमन राइट वॉच भी जो है प्राइवेट संस्था है, मगर IAEA के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, अभी तो 12th क्लास में बस इतना ही काफी है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप लोगों से कभी कुछ इसके बारे में जिक्र हो तो अपने माइंड में ये बात डाल लेना कि IAEA है तो NGO, मगर ये क्या करती है? यूएन के सुरक्षा परिषद को अपने रिपोर्ट्स बना करके बराबर भेजती रहती है। ओके, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन राइट वॉच की। तो इसका उद्देश्य मैंने पहले बताया कि मानव अधिकारों की सिफारिश करना और विश्व के सभी देशों में मानवीय अधिकारों को लागू करना। यहाँ पर सारे की सारी एजेंसियां मानवीय अधिकारों को ही लागू कर रही हैं, बता रही हैं, मगर कुछ थोड़े थोड़े शब्दों का बदलाव है। बस यहाँ पर आपको लागू करना लगाना है, यहाँ पर कुछ ये तो अलग ही मैटर है। यहाँ पर इस वाले में क्या करना है कि मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रताओं के बारे में बताना है, यानी कि कुछ थोड़े बहुत शब्द होंगे अपने विचारों के अंदर, इन थोड़े से शब्दों के साथ क्या करना, घोलमेल करना, और एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के अधिकारों को याद करना और इमेजिन करते हुए जितने तरीके के अधिकार होते हैं उन अधिकारों का कैसे सरकारें उल्लंघन कर सकती हैं, सरकारें या कोई संस्था या कोई व्यक्ति भी उनका उल्लंघन कर सकता है, तो किस तरीके से करता है। आपने पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे और ऐसे केस सुने होंगे, देखे होंगे, उनको याद करते हुए इनको शब्दों को पढ़ना और फिर यही शब्द ले जा करके एग्जाम में लिख देना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, ये तो रही मार्क्स की बात, और समझाने के लिए तो मैं पूरी की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपके दिमाग में सारी की सारी बातें, पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में मैं डाल ही दूं। ओके, बात करते हैं ह्यूमन राइट वॉच के सेकंड उद्देश्यों की। यहां पर क्या है कि बाल शोषण, अगर आप लोगों को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बाल शोषण या सभी तरह के मानवीय भेदभाव को मिटाना। अब ह्यूमन राइट वॉच जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से थोड़ा हटके ये है कि ये स्पेशल फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए भी बहुत काम करता है। ये बाल शोषण के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत सारी खान और खदानें ऐसी हैं जहां पर बच्चों से काम करवाया जाता है, खास करके बारूदी सुरंगों में। ऐसे स्थान पर अगर किसी बच्चे को काम करवाया जा रहा है तो उस पर ह्यूमन राइट वॉच क्या करता है, अपना वॉच बनाता है और क्या करता है, उनकी सारी समस्याओं को ऑब्जर्व करके उनका ध्यान कहाँ करवाता है, वो देशों की सरकारों के समक्ष करवाता है और उनको ऐसा करने से रोकने के लिए पूरे विश्व को
जागरूक करता है। ठीक है, मानवीय भेदभाव को मिटाना। अब मानवीय भेदभाव क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं मानवीय भेदभाव, जैसे कि लिंग भेदभाव सबसे पहले आता है भाई, स्त्री और पुरुष की बात हमेशा की जा सकती है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? पूरे विश्व के अंदर चमड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। चमड़ी यहाँ पर कौन सी है? ये वाली, यानी कि कलर को लेकर के, रंग को लेकर के, काला और गोरे की हमेशा भेदभाव चलता रहता है। और भी हो सकता है जैसे पढ़े लिखे और जो है अनपढ़ लोगों में भेदभाव हो सकता है ना। लिटरेट और इलिटरेट दोनों तरीके के भेदभाव को कोई कुछ देश कर सकती हैं। साथ के साथ जाति, धर्म और ये वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जहां पर भेदभाव को किया जा सकता है और किया जाता रहा है अब तक। ठीक है, फ्यूचर में आप लोग नहीं होने देंगे, इसका तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये सारी चीजें, समस्याएं हमें देखने को ना मिले। आप लोग के कंधे पर जो है अब ये पूरे विश्व का और देश का जो भार लदने वाला है, तो आप लोगों के कंधे मजबूत करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपकी एनसीईआरटी खड़ी है, आपका पूरा का पूरा स्कूल और बोर्ड डिपार्टमेंट भी आपके साथ खड़ा हुआ है ताकि आप चीज़ों को समझें, आप चीज़ों को अपने विचारों के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर अच्छे से डाल लें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बात बता रहा था। अब बात करते हैं कि इन सब की जो है ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना की बात कर ली जाए। मैं भूल जाता हूँ बेटा, तो इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होता है कि ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना की अगर हम बात करें, क्या हमने ये जान लिया था? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे भी जान लिया था। हाँ ठीक है, कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो ह्यूमन राइट वॉच की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। कब की गई? 1978 में इसकी स्थापना की गई ह्यूमन राइट वॉच की। अब इसका एक चीज और है कि मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ओके, अमेरिका तो देश हो गया, मगर वहां पे कोई वो होगा, जगह वगैरह भी होगी, तो जगह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भैया ह्यूमन राइट वॉच का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे कि ह्यूमन राइट वॉच का मुख्यालय सर जी न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। ओके, तो यहां तक कि ये सारी बातें थी तीनों एजेंसियों की जो मैंने आपके साथ साझा करी। अच्छा जी, अब आप क्या करना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करना। क्या करना? वीडियो को एक बार फिर से प्ले करना। देखिए, मैं यहाँ पर तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता रहता हूँ। हो सकता है कि आपके समझने की या कुछ बच्चों के भाषा में अंतर हो, तो इसीलिए बेटा मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि भैया थोड़ा थोड़ा एक या दो बार चीज़ों को दोबारा देख लिया करो ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि YouTube से बहुत सारे ऐसे चैनल ज़रूर होंगे जो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे होंगे, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके दिमाग में चीज़ों को बार बार रिवाइज करके, एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार रिकॉल करा करके, बता करके आपके दिमाग में फिट कर दूं, ताकि जब आप लोग एग्जाम में बैठो तो वहाँ पर मेरी आवाज़ की गूंज सुनाई दे। और ऐसा मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने जो 5-6 साल ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, वहाँ पर भी मेरा पढ़ाने का तरीका यही था। थोड़ा ऑफलाइन में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है, मगर पढ़ाने का तरीका यही था। वहाँ पर सामने बच्चे बैठे रहते थे, थोड़ा उनकी निगाहों में निगाहें डाल के उनसे कुछ सवाल जवाब करके चीज़ें और अच्छी निखर के आती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल पढ़ाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका यही रहा है और उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। कभी मौका लगेगा तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैं 2-4 स्टूडेंट्स हैं मेरे टॉपर्स जो आस पड़ोस में ही रहते हैं, मैं मुलाकात करवा दूंगा। ओके, हाँ, तो फिलहाल आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, IAEA और ह्यूमन राइट वॉच, इन तीनों एजेंसियों को हमने कवर किया, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं समरी नहीं करूंगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है जो अभी तक छूट गई है। वो क्या है? वो है इन तीनों के साइन, यानी कि इन तीनों के निशान, जो कि एग्जाम में कई बार 5 नंबर में भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करेगा, एक चित्र देगा और उस चित्र से जुड़े हुए क्या करेगा,
3 सवाल करेगा, एक सवाल करेगा 1 नंबर का, 2 सवाल करेंगे 2-2 नंबर के, और इस तरीके से 5 नंबर का यहाँ से सवाल उठ करके आ जाता है। और ख़ास तौर पर ध्यान रखना, एमएनएसटी इंटरनेशनल को तो हाईलाइट कर लेना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन तीनों के मैं निशान आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसको मैं करता हूँ रफ, और रफ करने के बाद मैं इन तीनों के साइन बना करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके साइन होते हैं। ओके, तो मैं ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब बोर्ड हो चुका है रफ। एक एक एजेंसी को पकड़ेंगे और उनके चित्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, एमएनएसटी इंटरनेशनल की। किसकी? एमएनएसटी इंटरनेशनल की। तो हम लोग जानेंगे कि एमएनएसटी इंटरनेशनल का जो है चित्र कैसा होता है या इसका साइन क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल, तो इसका साइन क्या है हम लोग ये जानते हैं। देखिए इसका साइन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप बनाइए दिवाली का एक सिंबल, यानी कि कैंडल। क्या बनाइए? कैंडल। ओके, इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से इस तरीके से लाते हुए यहाँ पर एक तार छोड़िए। क्या छोड़ेगा? तार दिखाया जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। और अगर आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिए तो पहले एक कैंडल बनाइए और इस तरीके से आप लोग क्या कीजिए, एक तार बनाइए। अब ये तार जो है ये सिर्फ एक लाइन से दिख रही है, इसको हम कांटेदार तार बनाएंगे। कैसा तार बनाएंगे? कांटेदार तार बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कहीं पर लगा देखा होगा, पार्क वगैरह में लगे होते हैं अक्सर, या फिर खेतों की सुरक्षा करने के लिए लोग बाग क्या करते हैं कि इस तरीके से तार लगा देते हैं कांटेदार। तो ये मोमबत्ती के चारों ओर कांटेदार तार लगा हुआ जो अगर साइन दिखे तो आप लोग समझ जाना कि ये किसका साइन है, ये एमएनएसटी इंटरनेशनल का साइन है। ओके जी, इसका बैकग्राउंड जो होता है वो येलो होता है, ठीक है। वैसे तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा कलर होता है कौन सा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो ये येलो कलर का होता है और कैंडल व्हाइट कलर की होती है। और आग तो आपको पता ही है, तार आपको पता ही है, काला पीला कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो ये था इंटरनेशनल का साइन, निशान। अगर इस तरीके का चित्र आ जाए तो एमएनएसटी इंटरनेशनल का ये साइन है, ऐसा आप समझ जाना। और इनसे इस तरीके से चित्र आपको एग्जाम में दिखाएगा और पूछेगा कि बताइए किसका साइन है। आप फटाक से 1 नंबर कमा लोगे कि भैया एमएनएसटी इंटरनेशनल जो है का ये जो साइन है, इस वक्त जो साइन दिखाया जा रहा है आपके द्वारा, उसके बाद आपके 2 नंबर के वो क्वेश्चन पूछेगा जो भी मैंने पीछे वीडियोज में बात करी। ओके, ठीक है। फिलहाल अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या था हमारा? IAEA। क्या था हमारा दूसरा? IAEA। ओके जी, तो हमारा दूसरा एजेंसी IAEA। अब इसका साइन क्या है ये जान लेते हैं। तो इसका साइन है कुछ इस तरीके से। पहले तो एक डब्बा बना लिया जाए बढ़िया सा। ओके, चलो जी, डब्बा हमारा बन गया। इसका साइन कुछ इस तरीके से कि आप लोगों ने UN का लोगो तो देखा ही होगा। UN का लोगो क्या है? ऐसे करके कुछ जैतून की पत्तियां, मैं दोबारा से बनाता हूँ ढंग से। इस तरीके से कुछ जैतून की पत्तियां हैं। क्या हैं? जैतून की पत्तियां। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, आप लोग बस क्या ही बताऊं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान लेना, ठीक है। ये मैंने ऐसे कुछ बना दिया। ओके, ये क्या है? ये जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी डालियां भी यूं करके निकलती होती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बीच में UN के अंदर क्या होता है? ग्लोब बना होता है, वर्ल्ड का नक्शा बना होता है, ग्लोब बना होता है। मगर IAEA में यहाँ पर क्या बना होगा? यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एटम्स यानी कि अणुओं के साइन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अणुओं के साइन मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक साइन है ना, इसी को किसके साथ? UN के सिंबल के साथ अटैच करके IAEA का जो है चित्र तैयार कर दिया गया, निशान बना दिया गया और पहचान बना दी गई। किसकी? IAEA की। तो अगर इस तरीके से आपको एग्जाम में चित्र देखने को मिले तो आप लोग फटाक से पहचान जाना कि एटॉमिक साइन और UN का साइन यानी कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये साइन है। ओके, यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यही कि ये चित्र किसका है, और उसके बाद 2-2 नंबर के अलग टाइप के क्वेश्चन जो अभी पीछे मैंने डिटेल्स बताई थी, उनसे कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि स्थापना कब हुई ये पूछा जाएगा, या फिर उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, या फिर कैसे स्थापना हुई, कुछ भी पूछा जा सकता है। वो एग्जाम वाले पर
डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने दूसरा चित्र आपको बता दिया। अब बात करते हैं तीसरी एजेंसी। किसकी? तीसरी एजेंसी हमारी क्या थी? हमारी थी ह्यूमन राइट वॉच। क्या थी? ह्यूमन राइट वॉच। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है? हाँ, ओके। ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है, WATCH वॉच। ओके, तो इसका साइन क्या है? इसका साइन कुछ नहीं है, इसका साइन ही ये खुद है। ओके, तो जिस तरीके से मैंने लिखा है ना ह्यूमन राइट वॉच, बिल्कुल इसी तरीके से एक डब्बा बना होता है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें ऐसे ही कैपिटल लेटर में ह्यूमन राइट वॉच लिखा रहता है और यही है ह्यूमन राइट वॉच का निशान, सिंबल। ओके, ब्लू कलर का होता है इसका बैकग्राउंड। कैसा? ब्लू कलर का इसका बैकग्राउंड होता है। हालांकि कलर वगैरह नहीं पूछते, बट आप लोगों के समझ के लिए मैं इसको बता देता हूँ। ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है और कैपिटल लेटर में यानी कि ह्यूमन राइट वॉच व्हाइट कलर से लिखा होता है और यही है किसका? ह्यूमन राइट वॉच का सिंबल, निशान। एग्जाम में इसके बारे में तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि ये अपने आप में आंसर है। ओके, तो फिलहाल हमने क्या जाना? हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल का साइन जान लिया। एग्जाम में 5 नंबर पे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। हमने IA को जान लिया, हमने ह्यूमन राइट वॉच को जाना। आज हमने 3 एजेंसियों को कवर किया है अपनी इस क्लास में। ओके, अब अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो तो फिलहाल छोड़ो, मैं थोड़ा सा अब नहीं बता रहा कि बता दूं। हाँ, वीडियो 3 अलग अलग उसमें शॉर्ट्स में बन गई हैं। WTO बताने वाला था मगर मैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि चैप्टर नंबर 5 बहुत सारा कुछ कवर हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 में बार बार नाम लेता हूँ, वैसे ये आपकी NCERT में चैप्टर नंबर 6 है। ओके, अभी जो पीछे नया सिलेबस रिवाइज हुआ था, ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, चैप्टर नंबर 5 बन गया है ये। अब इसका नाम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो शायद पहले भी यही नाम था, अब भी यही है। तो ये बस चैप्टर का नंबर बदल गया है, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जब जाओगे तो प्लेलिस्ट निकालना और चैप्टर नंबर 5 को सर्च करना। उस प्लेलिस्ट को आप प्ले करके वहाँ से सारी वीडियोज को आराम से तसल्लीपूर्वक देखिए, ठीक है, उसको और कई कई बार देखिए और अपने दिमाग में चीज़ों को सेट कर लीजिए। ओके, अभी के लिए बस, आज के लिए बस इतना ही है। अभी आप लोग अगर कुछ करो तो बस इतना करो कि 1 टैप करो स्क्रीन पर और राइट तो नहीं, लेफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड पर एक सिंबल आ रहा होगा इस तरीके का। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर मन हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।